हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मेंस के क्वेश्चन का एक आंसर अप्रोच क्या होना चाहिए, उसको हम लाइव फ्रेमिंग करेंगे। और ये एक लेखनी बैच हमने इनिशिएट किया है, एक प्रोग्राम ला रहे हैं जो कि 1 मई से स्टार्ट होगा। तो इसी के अंतर्गत आपको डेली बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। उसकी फीडबैक आपको विदिन 24 आवर्स दी जाएगी। साथ साथ मॉडल आंसर दिया जाएगा जिसको आप यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसी लेखनी बैच में आज हम एक क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। एक मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लेके रखा है, कैसे उसकी फ्रेमिंग होगी, कैसे आप एक आंसर को लिख सकते हैं, आज हम सीखेंगे। ये लेखनी बैच 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं सर को व्हाट्सअप कर दे एंड सर का नंबर यहाँ पे दिख रहा है, तो इस पर व्हाट्सअप कर दें। ही विल टेल यू द प्रोसेस टू ज्वाइन दिस बैच। तो चलिए हम आज एक मॉडल आंसर देखते हैं, एक आंसर फ्रेम करते हैं। तो 71st बीपीएससी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने पहले ही आपको बताया है, 2-3 वीडियो जा चुकी है कि प्लीज़ अभी मेंस स्पेसिफिक पढ़िए। मेंस स्पेसिफिक से आपके प्रीलिम्स भी कवर होंगे, कंसेप्चुअल वाले एंड जो फैक्चुअल वाले, जैसा बीपीएससी ने 70th बीपीएससी में पैटर्न को चेंज कर दिया, तो इसके लिए 2-2.5 मंथ इनफ होते हैं। और ये 2-2.5 मंथ आपको मिल ही जाएंगे जब बीपीएससी नोटिफिकेशन लाएगा। तो आई वुड से कि अभी आप मेंस के लिए पढ़िए। तो मेंटरशिप में हम यही फॉलो करेंगे, पहले आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों देंगे। मेंस की 80% टारगेट रहेगी, प्रीलिम्स की 20% टारगेट रहेगी। एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या जैसे ही मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और तब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, देन वी विल मूव टू द प्रीलिम्स फुल फ्लेजली। इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा, करंट अफेयर्स का भी नोट्स मिलेगा, वीकली टेस्ट होगा प्रीलिम्स एंड मेंस का, एंड डाउट सेशंस होंगे। आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको खुद की नोट्स बनानी है, सो दैट हम अपनी नोट्स तो आपको देंगे, उसी को यूज़ करके आपको खुद की नोट्स बनानी है, ताकि जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट ही करने से पहले ही आप जब नोट्स मेकिंग करोगे तभी वो आपकी आंसर राइटिंग को भी इनरिच कर देगा। तो इसीलिए हम इस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, इस तरीके के जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो करेंगे मेंटरशिप में। एंड लेखनी बैच में जैसा मैंने बताया, एक क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा, उसका आपको आंसर लिख के सबमिट करना है, टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा, उससे रिलेटेड मॉडल आंसर आपको मिलेगा एंड प्लस उससे रिलेटेड आपको फीडबैक्स हम 24 आवर्स विद इन आपको देंगे, सो दैट इन दोनों को यूज़ करके आप जब नेक्स्ट टाइम उसी क्वेश्चन को लिखोगे या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम बैच। चलिए हम लाइव आंसर राइटिंग पे आते हैं। तो एक मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है कि एग्जामिन द इशू बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड द स्टेटमेंट दैट डीपीएसपी इज़ ओनली ए सब्सिडियरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे 2 पार्ट हैं हमारे। एक तो हमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे के इशू के बारे में चर्चा करनी है कि दोनों के बीच में क्या इश्यूज़ चल रही हैं। तो एक हमारा ये पार्ट हो गया। दूसरा हमारा है कि इज़ दैट डीपीएसपी ओनली ए सब्सिडियरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया कि डीपीएसपी इज़ a subsidiary of fundamental right, means the status of DPSP is below the status of the fundamental rights when it comes to the provisions of the constitution. So this is the question. I hope you understand कि DPSP of fundamental right जब आप पढ़े होंगे तो you definitely have covered the aspects बिटवीन द DPSP एंड द फंडामेंटल राइट्स। जब भी हम DPSP पढ़ते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल जिक्र होता है, जब भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो DPSP का बिल्कुल जिक्र होता है। और वो क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ये क्वेश्चन को एड्रेस कर पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कि व्हाट इज़ DPSP, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, दिस इज़ डिफरेंट। यू हैव टू एनालाइज द इश्यूज बिटवीन द DPSP एंड द फंडामेंटल राइट एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि DPSP क्या सब्सिडियरी है फंडामेंटल राइट्स के, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। यू हैव टू गिव डेटा एंड द जजमेंट रिगार्डिंग इट। ऑल राइट, तो चलिए हम देखते हैं इसको हम स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले एक तो इश्यूज़ हमें लिखना है DPSP फंडामेंटल राइट्स। तो कैन वी स्टार्ट विथ अ कोट कि हम किसी
जज का कोट दे दे या फाउंडिंग फादर का कोट दे दे या कोई रिनॉन्ड पर्सनालिटी का कोट दे दे कि DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स आर बोथ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो चलिए हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिख देंगे कि जो आपने पढ़ा होगा जब आप DPSP आपने कवर किया होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के, उनका नाम है MC चागला। उन्होंने बोला था DPSP के बारे में कि इफ़ वी implement all the principles of DPSP, our country would be a heaven on the earth. हेवन ऑन दी अर्थ। ठीक है, ये तो हमने डाल दिया DPSP के बारे में। आपको पता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने बोला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 के बारे में, विच कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स इज द हार्ट एंड सोल ऑफ our constitution. So we can say that both DPSP and fundamental rights are the essential features of our constitution. However, क्योंकि इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, एक तो हमने बता दिया कि कैसे DPSP और फंडामेंटल राइट्स दोनों बहुत एसेंशियल है। उसके लिए हमने क्या किया, एक कोट्स दे दिया जो स्टेटमेंट्स रिनॉन्ड पर्सनालिटीज़ ने बोले हैं, जजेस ने बोले हैं या हमारे फाउंडिंग फादर ने बोले, उसको हम डाल दिया। और फिर उसी से बता दिया कि देखिए दोनों ही बहुत रेलिवेंट है हमारे कंट्री के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बट जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इश्यूज़ हमें बताना है, तो इश्यूज़ हम बताएंगे कि हाउ एवर देयर are few issues between the objectives of fundamental rights and DPSP। तो ये हमारा एक इंट्रो हो गया। अब एक इंट्रो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे कि आप फंडामेंटल राइट्स के में आर्टिकल बता दो, DPSP में आर्टिकल बता दो, एंड फिर उसको लिख दो कि हाँ दोनों के बीच में इश्यूज़ हैं, एंड देन वी मूव टू इश्यूज़। तो ये बहुत ही जनरल हो जाएगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोग यही फॉलो करेंगे। तो हमें ये ना करके हमने क्या किया, एक अलग रुख दे दिया कि हमने कोट्स दे दिए कि ये रिनॉन्ड पर्सनालिटी ने DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये बातें कही हैं। दैट्स वाई इट सिग्निफाइज दैट कि दे आर बोथ द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। एंड उसी से फिर हम लिंक कर देंगे कि हाउ एवर एसेंशियल पार्ट तो हैं, लेकिन दोनों एसेंशियल पार्ट होने के बावजूद भी दोनों के बीच ऑब्जेक्टिव्स के बीच में इश्यूज़ हैं। तो अब हम डायरेक्ट इश्यूज़ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट इशू पे आ जाएंगे। अगर वही लॉन्ग क्वेश्चन रहता तो हम थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल को बता देते, जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते, एक हेडिंग दे देते। DPSP थोड़ा बहुत बता देते कि कौन कौन टाइप के DPSPs होते हैं, हमारे गांधीयन DPSP होते हैं, लिबरेरियन होते हैं, तो वो हम लिख देते। बट दिस इज़ द 8 मार्क का क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन ही हमारा काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। देन वी मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स द इश्यूज़। तो हम इश्यूज़ में लिखेंगे, जो हेडिंग है वही हम लिख देंगे ताकि एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना हो और हमें भी मेहनत ना करनी पड़े। एग्जामिनर पढ़ेगा कि एग्जामिन द इश्यूज़ बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट, तो उसको डायरेक्ट सब हेडिंग दी जाएगा इश्यूज़ बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स। अब इसको भी लिखने का एक तरीका है कि डायरेक्ट आप पॉइंट्स लिख दो, लंबे लंबे लाइन लिख दो, या इसको भी हेडिंग्स में डिवाइड कर दो, सब हेडिंग्स में। तो एक तो हमारी सब हेडिंग्स क्वेश्चन की ये हो गई, इसके अंदर भी आप सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसिडर्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में ही डिफरेंस दिख जाती है। पहला तो एक DPSP क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए इंश्योर करता है। फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए वॉइस करता है। तो पहला हमारे डिफरेंस हमें दिख गया। दूसरा आपका डिफरेंस आ जाएगा इन्फोर्सिबिलिटी पे।
आपने पढ़ा होगा, तो जिसमें DPSP इन्फोर्सेबल नहीं होता, नॉट इन्फोर्सेबल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इन्फोर्सेबल मतलब कि कोई भी सिटीज़न कोर्ट नहीं मूव कर सकता स्टेट्स के खिलाफ कि उन्होंने DPSP को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। तो इसी में आपने लक्ष्मीकांत में एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, KC वीहर जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक सदस्य के रूप में ही थे, तो उन्होंने बोला था कि इट इज़ अ मेयर मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, बस एम्स और एस्पिरेशन का एक मैनिफेस्टो है, जिसकी एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन की बात ही नहीं की गई है, ना उसको बाइंडिंग किया गया है। नॉट इन्फोर्सेबल का मतलब क्या है, दिस इज़ अप टू द स्टेट्स, इफ़ दे वांट टू इम्प्लीमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द डेमोक्रेसी दे कैन इम्प्लीमेंट, इफ़ दे डोंट दे डोंट। हम उसके खिलाफ जाके कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, लिटिगेशन फाइल नहीं कर सकते कि इन्होंने ये वाले DPSP को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बट व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट, इट इज़ इन्फोर्सेबल। एंड किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अंदर इन्फोर्सेबल है, आर्टिकल 32 के अंदर। वी कैन फाइल द रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट फॉर द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, तो दिस इज़ इन्फोर्सेबल। थर्ड, इस पे जो स्टेट पे क्या इम्प्लीकेशंस पड़ती है, इम्प्लीकेशंस ऑन स्टेट, दिस वुड बी द राइट सब हेडिंग। तो इसमें इम्प्लीकेशंस क्या पड़ेगी कि DPSP का हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखते हैं, बिकॉज इट गिव्स ड्यूटीज टू परफॉर्म टू द स्टेट्स, बट इट केम्स टू DPSP, तो इट बेसिकली इट गिव्स rights to citizen, and for the citizen to avail and use this right, it put limitations and restrictions on the states. ऑलराइट, तो ये लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन होते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि आर्टिकल 31C को इम्प्लीमेंट किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसको बाद में केशवानंद भारती केस में पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट यू कैन गिव। ठीक है, तो ये हो गया। अगेन और क्या इश्यूज़ है आपको पता होगा, लाइक आर्टिकल 13 से दैट एनी लॉ विच इज़ इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। ये आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 13 बोलता है। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। बट आर्टिकल 39B and आर्टिकल 39C, when it comes to picture, then when article 39B and 39C comes to picture, then it cannot be challenged on the ground of violation of article 14 and 15. Why? ये चैलेंज क्यों नहीं हो सकता? टू इंश्योर द इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स। अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशंस आपने पढ़ा होगा, टर्म नहीं पढ़ा होगा, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये भी एक इशू है। एक तरफ तो आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी लॉज हम फ्रेम नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। दूसरी तरफ DPSP में आर्टिकल है 39B एंड 39C जो बोलता है कि जब ये पिक्चर में आएंगे, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन आएगा, देन इट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्टिकल 14 एंड द 15। आर्टिकल 14 15 क्या है? राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। तो राइट टू इक्वालिटी के बेसिस पे हम इसको खारिज नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इक्वालिटीज़ प्रोवाइड करनी है, लेकिन इक्वालिटी भी अनइक्वल के बीच प्रोवाइड करनी है, क्योंकि सभी
सभी लोगों का एक इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, बहुत डिस्पैरिटी है, कोई बहुत ही गरीब है, कोई बहुत ही अमीर है, कोई मिडिल क्लास है। तो हम उन सारे लोगों को अनइक्वल को एक इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी अ वे। तो ये आपका इश्यूज़ हो गया। अब हमने इश्यूज़ तो देख लिया, अब ये क्या बोल रहे हैं कि द स्टेटमेंट इज़ कि इज़ दैट DPSP सब्सिडियरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम नहीं बताएंगे कि DPSP सब्सिडियरी है कि नहीं है, ये कोर्ट ने हमें बताया है कि DPSP सब्सिडियरी है या नहीं है, फंडामेंटल राइट सब्सिडियरी है या नहीं। तो ये कोर्ट के थ्रू, जजमेंट के थ्रू हमें पता चला। तो हम अगेन मूव कर जाएंगे, तो जिसको लिंक करने के लिए हम बोलेंगे कि थ्रू वेरियस जजमेंट of Honorable Supreme Court, we can analyze whether DPSP is a subsidiary to fundamental right or not। अब हम इसमें केसेस का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि चंपाकम दोराय राजन केस 1951 में हुआ था ये, जिसमें इन्होंने बोला था कि DPSP इज़ द सब्सिडियरी टू द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज हम DPSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस नहीं करेंगे। इवन इन द गोलकनाथ केस, इसका डेट मुझे नहीं याद आ रहा है, ईयर नहीं याद आ रहा है, तो ये था कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर दी DPSP। अगेन यहाँ पे DPSP को सब्सिडियरी रूप दिया गया फंडामेंटल राइट्स। थर्ड था कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें आर्टिकल 31C को लाया गया था, जो कि वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को। तो केशवानंद भारती केस में आर्टिकल 31C को पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का फॉर्मुलेट किया गया। एंड फाइनली इन मिनर्मा मील केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर दी बेडरॉक ऑफ बैलेंस on which the Constitution is lying। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली वी कैन से फ्रॉम above Honorable Supreme Court judgment, we can say fundamental rights and DPSP are complementary to each other। अब यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉम्प्लीमेंट्री का आर्टिकल 14 and 15 are complementary to Article 39, Article 16 and 17 is complementary to Article 46, Article 25 to 28 is complementary to Article 44। तो ये आप एग्जाम्पल दे दिए। एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड thus the harmony and balance between the two is an essential feature of the basic structure of the Constitution। तो again we have proof
कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड अगेन द हार्मोनी एंड द बैलेंस इज द नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी अमेंडेड, यहाँ पे आप और जोड़ सकते हो, विच कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। क्या नहीं अमेंड, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की नहीं बात कर रही हूँ, हार्मोनी जो बैलेंस है हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में। अब आप इस क्वेश्चन को देखो और देखो कि किस तरीके से इसका फॉर्मुलेशन हुआ है और क्या इस क्वेश्चन में 8 मार्क्स में आपको 6 मार्क्स लाने लायक ये क्वेश्चन है कि नहीं है। दिस इज़ अप टू द बीपीएससी, बट जो कंटेंट आपने प्रोवाइड किया विल इट बी सफाइज फॉर द 6 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमैनिटी में टोटल मार्क्स तो मिलते नहीं हैं। तो अगर आपका 5 से 5.5 आ रहा है मार्क्स, मतलब आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि पूछा क्या गया था कि हमें बताइए कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में इश्यूज़ क्या है, क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का सब्सिडियरी है। तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया कि कुछ कोड्स दे दिया, हमने जज का कोड दे दिया और डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोड दे दिया, और उसमें दोनों के एसेंशियल पार्ट को बताया कि दोनों ही कितने एसेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि दोनों ही रिनाउंड पर्सनालिटी ने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। देन उसके बाद हमने बताया कि जो इश्यूज़ के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन में ही हमने एक लाइन ऐड कर दिया जो कि एक ट्रांजिशन दे रहा है कि yes, they are both the essential part of our constitution, but however they are the few issues between the objectives of the fundamental right and DPSP। अब हम डायरेक्ट इश्यूज़ पे आ गए, तो जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी दिया था वही टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ यूज़ कर दिया, इश्यूज़ बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स। अब उसको भी हम और भी सब हेडिंग्स में तोड़ देंगे। तो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव में DPSP सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को करता है। इन्फोर्सेबिलिटी में DPSP इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वहीं पे हमने एक कोड दे दिया, हमने लक्ष्मीकांत में कहीं से पढ़ा था कि DPSP इज अ मेयर मैनिफेस्टेशन ऑफ एम एंड एस्पिरेशन विथ नो ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। फिर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल है, तो किस तहत इन्फोर्सेबल है, आर्टिकल 32। इम्प्लीकेशंस ऑन स्टेट, स्टेट के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, तो DPSP का तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि इट गिव्स एंड प्रोवाइड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ड्यूटीज़ टू द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस DPSP प्रिंसिपल। बट फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये इंडिविजुअल्स को, सिटीजन को राइट देता है, तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन डालता है स्टेट्स पर, तो इसका निगेटिव इफेक्ट है। तो हम एग्जांपल दे देंगे कि आर्टिकल 31C जब DPSP के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था 25, तो केशवानंद भारती केस में इसको पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। आर्टिकल 13 एक और इशू है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 39B और 39C जब आता है तब हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15। क्यों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि वी हैव टू इंश्योर द इक्वालिटी अमॉन्ग द अनइक्वल अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है। फिर उसके बाद जब हमने इसके बता दिए कि क्या इश्यूज़ है, देन वी मूव टू दिस वेदर द DPSP इज अ सब्सिडियरी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो हम खुद से नहीं बताएंगे कि है या नहीं है, हम थ्रू दी जजमेंट ये एनालिसिस करके बोलेंगे कि DPSP सब्सिडियरी है कि नहीं है। तो थ्रू वेरियस जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वी कैन एनालाइज वेयर DPSP से सब्सिडियरी टू द फंडामेंटल राइट और ऑन। तो हम इसमें जजमेंट दे देंगे कि चंपाकन दोराइजन केस 1951 में DPSP इज सब्सिडियरी टू फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द DPSP, अगेन DPSP इज डिक्लेयर एज ए सब्सिडियरी टू द फंडामेंटल राइट्स। अगेन 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 31 आया था जिसमें केशवानंद भारती केस ने बताया कि ये पार्शली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट हुआ। फिर फाइनली मिनर्वा मिल केस में DPSP फंडामेंटल राइट्स का जो बैलेंस है उसके बारे में बात की और इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट एंड DPSP आर द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाई एंड दिस बैलेंस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऊपर के जो भी जजमेंट हैं, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, फ्रॉम एवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फंडामेंटल राइट एंड DPSP आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट subsidiary, they are not inferior to each other but they are complementary to each other। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें भी आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशनल पॉइंट करते हो कि आर्टिकल 14 एंड 15 आर्टिकल 39 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, आर्टिकल 16 एंड 17 आर्टिकल 46 ऑफ DPSP के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, आर्टिकल 25 to 28 आर्टिकल 44 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया कि कैसे हमने बता दिया कि DPSP इज़ नॉट अ सब्सिडियरी, इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू दी
fundamental right. Again, we will conclude lastly कि thus the harmony and the balance between the two is the essential feature of the basic structure of the constitution which cannot be amended by the parliament. So this is how a question can be, an answer can be framed for this question. I hope आपने इस जब हमने ये फॉर्मुलेशन कर रहे थे, फ्रेमिंग कर रहे थे, आपने कैसे सीखा होगा कि कैसे हमने जो पढ़ा है वो आउट ऑफ द कुछ बॉक्स पढ़ा है क्या, सब कुछ लक्ष्मीकांत में है. जजमेंट्स वगैरह आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेंटरशिप बैच में. इवन इन द लेखनी बैच में जो भी वैल्यू एडिशनल पीडीएफ्स होंगे वो हम आपको दे देंगे, वहाँ से जजमेंट आप ले सकते हो. बाकी जो भी कंटेंट है क्या वो कहीं और से है? पूरा लक्ष्मीकांत से है, पूरा लक्ष्मीकांत से. बस हमें मोल्ड करने आना चाहिए कि मोल्ड करके हमें कैसे लिखना है वो हमें आना चाहिए. तो जैसे ही मोल्ड करना सीख जाओगे, जजमेंट मिल जाएगा, वैल्यू एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसको बस लिख देना है. सो दिस इज़ हाउ ए आंसर शुड बी अप्रोच एंड आंसर कैन बी रिटन. ठीक है. सो फॉर सच आंसर राइटिंग सेशंस और जो डेली बेसिस पे होगा आपका मॉडल आंसर मिलेगा, फीडबैक्स मिलेंगे. फीडबैक्स की भी वीडियो मैंने एक कल ही वीडियो डाली थी, उसमें डाली है कि कैसे आपको फीडबैक मिलेगा, कैसे दोनों को सबमर्ज करके, मॉडल आंसर सबमर्ज करके आप अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन आवर लेखनी बैच. एंड मेंटरशिप में तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आपको डेली बेसिस पे सब हेडिंग्स दिए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, एंड वीकली आपकी टेस्ट चलेगी, प्रीलिम्स एंड मेंस की भी टेस्ट चलेगी. तो उसी से आपकी इंप्रूवमेंट होते रहेगी. एंड जो भी जजमेंट की होगी, आर्टिकल की होगी, जो भी वैल्यू एडिशनल मटेरियल्स होंगे, पॉलिटी, जीओई को, हिस्ट्री, करंट अफेयर, वो सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आंसर्स को हमें लिखना कैसे. सारा कंटेंट आपके पास है. आपने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, मैंने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, आपने भी जजमेंट्स पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े. बस उसको लिखना कैसे ये हमें आना चाहिए. कैसे उस कंटेंट को तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, कैसे इंटरलिंक करके एक पॉइंट्स बनाना और लिखना है. So this is all for this video, and for joining these 2 programs you can contact sir on the number given description or comment box में, and see you in the next video.